कि एक सेक्टर चर्निंग वाला इशू में आप लोगों से समझना चाहता आपसे भी मनीष जी से भी कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और जैसे अभी फार्मा में देखिए क्या ज़बरदस्त रैली कुछ ही समय में बन जा रही है। क्या निवेशकों के दिमाग में, ये ट्रेडर के दिमाग में एक सेट ऑफ माइंड चेंज है क्या ये, या वाकई सेक्टर में अब इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि आपको पकड़ना ही पड़ेगा, क्या है क्या ये? कुछ सोशल मीडिया का भी रोल है नीरज जी। जिस इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी, पहले जो इंफॉर्मेशन एज था, आज से 10 साल पहले इंफॉर्मेशन बहुत सिलेक्ट लोगों के पास होती थी, तो उसका आपको अल्फा भी मिलता था, एडवांटेज भी मिलता था। अब क्योंकि डेटा डेमोक्रेटाइजेशन है, तो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। हम आप देखिए, इंस्टा रील्स देखते हैं 30 सेकंड की, हमारा अपना अटेंशन स्पैन भी कम हुआ है। तो मुझे लगता है ये बिकॉज़ क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी अवेलेबल होती है और बहुत बड़े यूज़र बेस पे बिल्ड होती है, बहुत जल्दी प्राइस पे रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी मूवमेंट है। तो और ये आपको अपनी स्ट्राइड पे लेना पड़ेगा, और जो इन्वेस्टर इसको प्रोसेस कर सकता है कि ये टेस्ट मैच है, मुझे हर बॉल पे रन नहीं बनाना है, और मैं मेरा जब अगर लंबा खेलूँगा तो मुझे मेरे स्कोरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। इसको एक डेफिनिट एज है। आप देखिए, फार्मा बीटन डाउन था 2 महीने पहले। कोई नहीं पूछ रहा था फार्मा। और 2021 में फार्मा स्पेशलिटी केमिकल सबसे फेवर्ड सेक्टर। तो एक साल में पोजीशन, और अब फार्मा में आप देखिए पिछले 15 दिन में कैसे रिकवरी आई है। ब्रांडेड उसमें हॉस्पिटल्स में हमने देखा ही है बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ बदला भी है रिकवरी। कि ऐसे ही आ गई तेजी? कुछ क्या चेंज क्या हुआ, फंडामेंटली कुछ बदला है क्या? नहीं, दो चीजें हुई नीरज जी। एक तो जो नतीजे थोड़े से बेहतर आने शुरू हुए, यूएस की जो प्राइसिंग प्रेशर था कम हुआ जेनरिक्स में। ब्रांडेड फार्मा के नतीजे बहुत अच्छे आए, मैनकाइंड का नतीजा अच्छा आया, सिप्ला ने बहुत अच्छे नतीजे दिए। और अगर आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो अब थोड़ा सा एक कैपिटल डिसिप्लिन आ गया है। जैसे पहले अपोलो ने पूरे इंडिया में हॉस्पिटल्स खोल दिए, तो एसेट क्रिएशन से फायदा नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे, अब मैक्स को देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, वो सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में फोकस करता है। मेदांता ने नॉर्थ पकड़ा हुआ है, दिल्ली, लखनऊ, और तो हर हर नारायण हृदयालय मेट्रो में इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, नीचे थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कैपिटल डिसिप्लिन और कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन आया है, नतीजे अच्छे हुए हैं, बेस का इम्पैक्ट वो था। सीडीएमओ भी एकदम बीटन डाउन था, हमने देखा कुछ कंपनीज के अप्रूवल आए मॉलिक्यूल्स के, और अच्छा गाइडेंस दिया, आगे लंपी बिज़नेस है। तो नतीजे और गाइडेंस की वजह से हुआ, और वैल्यूएशन बहुत ही रीज़नेबल रह गए थे। 4% वेटेज रह गया था निफ्टी फार्मा का इंडेक्स में, जो कि बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड था। तो करेक्ट कुछ हद तक वैल्यूएशन। जी। अच्छा, मनीष जी मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या ये जो सेक्टर या स्टॉक के मेट्रिक्स हैं वो कुछ बदल गए हैं क्या इस समय? देखने का नज़रिया बदला है ट्रेडर और इन्वेस्टर का, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, और इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या ये असर पड़ रहा है कि जो कन्वेंशनल तरीका था मेट्रिक्स वो लगाने में अब दिक्कत हो रही है? धीरज, अलग अलग सेटअप होते हैं। सेक्युलर सेटअप होता है जिसके अंदर फ्लोज और जनरल सेक्युलर ग्रोथ आउटलुक जो है वो कोइंसाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में प्ले आउट होते हैं, है ना। तो इसलिए पोर्टफोलियो के अंदर जो चर्न होता है वो कम हो जाता है ना। तो बेसिकली बिकॉज दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, पैसा भी बहुत आ रहा है इंक्रीमेंटली, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थीम्स हैं क्योंकि वो सेक्युलर हैं, तो उसी में हर फंड मैनेजर वापस वापस या मार्केट उसी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। कई बार ऑफ कोर्स उल्टा हो जाता है कि न फ्लोज हैं और न कोई सेक्युलर थीम है, तो फिर अफरा तफरी रहती है मार्केट में। कुछ ही समय ऐसा होता है, ब्रीफली 2015-17 में हुआ था ऐसा, 18 के अंदर भी ब्रीफली हुआ था कि 15-16 में, सॉरी, और 18 में, कि जब एक्चुअली फ्लोज तो हैं लेकिन कोई सेक्युलर थीम नहीं है। हार्ट टू हार्ट आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ मैसिव कुछ बिंज हो रखा है, तो अब करे क्या आदमी को? जब फ्लोज हैं और थीम अगर कोई सेक्युलर नहीं है, तो इंक्रीमेंटल जो आपके पास में पैसा आ रहा है, 15,000 करोड़ रुपए स्मॉल कैप वाले को बेचारे को दे दिए कि लास्ट महीने में, वो करेगा क्या? तो वो ढूंढेगा नई चीज। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उसको लगता है चीजें महंगी है, उसको नहीं लगता है कि इतनी चीजें इतनी अच्छी हैं जितनी मार्केट उसका खुद का पोर्टफोलियो बता रहा है जिस भाव पे है, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं है वो, तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि चलो कोई और चीज लेके आए। तो क्या चीज लेके आए? तो फिर इसलिए वो रोटेट होते हैं थीम्स की, भाई क्या चीज अच्छी नहीं करी है पिछले कुछ महीनों में और सालों में, क्या अंडर परफॉर्म किया है वर्सेस सेंसेक्स। तो फिर क्या है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग मीटिंग्स के अंदर फंड मैनेजर्स अपने सीआईओ के साथ बैठते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि यार एक काम करते हैं, क्या जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं? तो भाई फार्मा है। अच्छा, इतना कुछ खराब आया क्या परफॉर्मेंस इसके अंदर? बोले नहीं, ये 2 में अच्छा आया परफॉर्मेंस, इतना बुरा नहीं है, चलो इसको चलाते हैं अभी। तो इंक्रीमेंटली जो ग्रोथ है उसको ऐड किया जाता है। अब मैं आपको ये नेचुरल किस तरह से एक फंड मैनेजमेंट सेटअप
छोटा बड़ा मीडियम साइज कैसे हाँ बिहेव, वो बता रहा हूँ। उसका रीजन वो नहीं है कि वो गलत है, वो उसका हाँ रीजन है कि वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अनकंफर्टेबल है, कि वो महंगा लग रहा है उसको, तो करेक्ट। करे क्या। तो इसलिए वो रोटेशन वाले ट्रेड्स जो है वो इंक्रीमेंटल फ्लो को अब्सॉर्ब करने के लिए उस रोटेशन ट्रेड को प्ले आउट करना पड़ता है। सर ये बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। मैं इसको दर्शकों से कहूँगा दोबारा से जब ये रोल आउट होगा तो सुने इसको, कि ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास चॉइस नहीं, पैसे हैं कि यार कुछ तो करना है ना, तो चलो ढूंढते कौन सबसे अंडर वैल्यूड है, अच्छा ये वाला स्टॉक कुछ दिक्कत नहीं लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, चलो इसमें पैसे लगाते हैं, क्योंकि तो ये कंपल्सिव बाइंग है आपकी विदाउट एनी साउंड रीजन, लेकिन आपको करना है तो इसलिए आप कर रहे हैं। संजय जी आप करते हैं क्या ऐसा? देखिए ये कंपल्शन जरूर कभी कभी पैदा होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप एक और स्टेटिस्टिक पर भी नजर डालिए नीरज जी। हाँ 12.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए। हम्म, हाँ, और अगर आप इसमें इसकी एज प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इस 12.5 करोड़ जो नए डीमैट अकाउंट्स का हिस्सा, इस 12.5 करोड़ में करीब करीब 7 करोड़ तो नए डीमैट अकाउंट्स हैं जो पिछले 4 साल में आए हैं। ये अधिकांश डीमैट अकाउंट्स मेरे ख्याल से यंग लोगों के हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट पहले वाले इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा है, और उनका डिसीजन मेकिंग एंड टर्न अराउंड टाइम भी पहले के इन्वेस्टर से बहुत क्विक है। तो ये भी एक कारण है कि लोग आप देखिए बाजार में लोगों का इंटरेस्ट एक सेक्टर या एक स्टॉक समूह से हटके दूसरे सेक्टर या दूसरे स्टॉक समूह की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसा गुरमीत और मनीष भी कह रहे थे, इसी में आज अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो 2001 में जो मार्केट का ब्लो आउट हुआ था, या फिर 2008 में जो मार्केट का ब्लो आउट हुआ था, हाँ, इन दोनों केसेस में आप देखेंगे कि एक चीज कॉमन था कि बाजार का पूरा अटेंशन सिर्फ एक समूह की तरफ चला गया था। 2001 में वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आईटी स्टॉक्स में चला गया था। 2007-2008 में वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चला गया था। और आज के माहौल में ये पूरा इंटरेस्ट जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। मेरे ख्याल से वहां पर एक पोटेंशियल बबल जरूर बन रहा है, और जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल मनी ये समझ के स्मॉल कैप फंड्स की तरफ आ रहे हैं कि फंड मैनेजर तो सोच समझ के डिसीजन लेगा, हाँ, वो फंड मैनेजर भी अपने कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करते हुए उसी बबल को और बड़ा बनाने में शायद उसका भी मैं समझता हूं कि अनविटिंग पार्टिसिपेंट हो गया है वो उस प्रोसेस में। तो ये बाजार की जो ग्रीड है कि जहां पर उसको रिटर्न का पोटेंशियल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से देख रहा है, वो उसी समूह की तरफ वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है, ये नहीं रियलाइज करते हुए कि ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इवेंट एंड इट्स आउटकम आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप अच्छा करेगा और हम उसी में पैसा दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके उसकी खरीदारी बढ़ रही है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है और उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, और हम छाती ठोक के ये कह रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि स्मॉल कैप अच्छे करेंगे। लेकिन ये जो खतरा है वो एक डेवलप कर रहा है, इसको मेरे ख्याल से एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि भारत में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत लोगों के हाथ जल गए और फिर उसके बाद एक सेगमेंट इस जो पार्टिसिपेट करा अगर वो सहम के पीछे आ गया, तो भारत के इक्विटी मार्केट का जो एक फाउंडेशन है जो कि डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन का है, वो हिल सकता है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बात जो संजय जी ने छेड़ी है ना, इसको मैं ब्रेक के बाद और एक्सपेंड करूंगा कि ये जो नए नए निवेशक इतने सारे आ रहे हैं, हमारे SIP में 15,000 करोड़ आ रहा महीने का, 12.5 करोड़ के बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। अभी तो ये बहुत कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये मैच्योरिटी है, ग्रीड है, ऑप्शन स्कार्सिटी है, या फ्लश ऑफ मनी? ये सब क्या है, इसको हम ब्रेक के बाद समझेंगे। लेकिन मनीष जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे संजय जी की बात पे? एक चीज बताना चाह रहा था कि ये जो एक मिथ है कि फ्लोज, मैंने एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था इसके ऊपर कि व्हाट इफ एवरी इंडियन हैड अ डीमैट अकाउंट, है ना, क्या होगा फिर?
तो मैं तो मार्केट कितना हो जाएगा, 100 टाइम पे पी हो जाएगा, 200 पे हो जाएगा, क्या होगा? तो उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि यूएस के अंदर हर बंदे के पास में डीमैट अकाउंट है। तो वहां पे क्या मार्केट महंगे हो गए हैं क्या? सो काउंटर फैक्चुअली अगर इवन इफ एवरीवन हैड डीमैट अकाउंट इन इंडिया, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे ना, तो ये समय नहीं है आपके पास, क्योंकि मेरे पास आधा मिनट ही आपने दिया है, आपको आपका पी जो है फिर भी उतना ही आएगा। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी आराम से किसी दिन, या फिर कोई मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ लेगी, वो एक से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमको कई चीजें लगती है कि ये इन्फ्लुएंशियल है, क्यों ऐसा है कि इतने सारे डीमैट अकाउंट होने के बाद में भी आज मार्केट पिछले 7-8 साल के फॉरवर्ड पी से सस्ता है? कोई रीजन है उसका? क्योंकि ये इररिलेवेंट है, दैट्स द पॉइंट। तो क्या ये एक्सपैंड हो रहा है इसलिए आप कह रहे हैं कि जितने लोग नए आ रहे हैं उससे ज्यादा मार्केट एक्सपैंड कर रहा है? नहीं, बेसिकली क्या है कि कैपिटल जो है ना वो लिमिटेड है, वो सब तरफ से डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, फिरंग कैपिटल, ये सारी कैपिटल जो है वो एक साथ एक बकेट में आती है ना। तो आप है ना एक मग्गा और पानी अगर बकेट में डालें और बकेट ऑलरेडी भरी हुई है, तो कोई एक बंदा जो दूसरा जो है उससे मग्गा निकाल करके अपना पानी ले जाता है। आप तो ये नीचे की थ्योरी लगाना सर। ये एडजस्टमेंट पिछले 100 साल में डॉक्यूमेंटेड एडजस्टमेंट्स हैं। तो कभी भी किसी भी कंट्री में ब्रीफली इंक्रीमेंटल एक्सटर्नल या इंटरनल फ्लो से छोटा डेल्टा आ सकता है, क्या व्हाट यू कॉल मल्टीपल्स में, है ना। अगर वो डिसेंट मार्केट है तो छोटा मंगोलिया का मार्केट है, तो हमने देखा था 2011-12 के अंदर वो एक्चुअली 100 टाइम पे हो गया था जब गोल्ड माइन निकली थी वहां की। लेकिन ठीक मार्केट के अंदर ये ऑलमोस्ट ऐसा इंडिकेटर है कि वो एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली किसी इन्वेस्टर के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। एक छोटी सी बात यही बोलनी थी मैंने। नहीं ठीक है, आपने एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए नीचे, वो ये कहते थे कि दुनिया में सुख और दुख की मात्रा तय है, इतना ही है, वो इधर ज्यादा चल जाएगा उधर ज्यादा चला जाएगा, वो रहेगा उतना ही तो पैसा भी उतना ही इधर इधर जाता था। तो एक छोटी सी बात कि 100% अगर पैसा अगर इक्विटी हो जाए और डिपॉजिट जीरो हो जाए, हर आदमी सारा पैसा अगर इक्विटी में लगाएंगे, तो क्वेश्चन ये है कि आपका रिटर्न कितना हो जाएगा। तो पता है क्या होगा? रिटर्न वही होगा जो वैक है, बेसिकली इक्विटी और डेट का जो एवरेज है उतना रिटर्न आप इक्विटी में आएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली 8.5 का आएगा। एग्जैक्टली तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं दोबारा इसको लेके आऊंगा कि ये जो पैसा इतना आ रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का, ये क्यों आ रहा है, वो लोग क्यों लेके आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कमाने के लिए लेके आ रहे हैं या ऑप्शन नहीं है, एफडी में उतना अच्छा पैसा मिल नहीं रहा, तो चलो मार्केट में लगाते हैं, इसको समझेंगे क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े। ब्रेक के